कि रेडियोग्राफी और एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स क्या है और इसमें क्या क्या सिखाया जाता है। इसके लिए कौन से स्टूडेंट की किस योग्यता की ज़रूरत होती है, क्या 12th पास आउट ज़रूरी होता है या फिर आप 10th में भी ऐसा कर सकते हैं। ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, कितने साल के लिए होता है, इस कोर्स में ऐसा प्रैक्टिकली कुछ क्या क्या कराया जाता है। अच्छा, इस कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक क्या है। ये जो डिप्लोमा कोर्स है वो 2 साल का है, तो ऐसा तो नहीं कि ये कोर्स छोटा होने की वजह से भविष्य में इसके मौके बहुत सीमित हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं या डायग्नोस्टिक लैब होते हैं उसमें प्लेसमेंट मिलता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उसमें ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी और उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, क्या इसका विदेशों में जाने का कोई चांसेस मतलब प्लेसमेंट होता है। जो कुछ लड़कियां हैं जो इस कोर्स को करना चाहती हैं उनके लिए कितने चांसेस है, ये लड़कियां कर सकती हैं। अच्छा, ये रेडियोग्राफी की अगर कोई रेडियोग्राफर है या कर रहा है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, मतलब ये शिफ्ट वाइज होता है काम होता है या ऑल ओवर डे होता है, कैसा होता है। अच्छा, इस फील्ड में अगर कोई है या रेडिएशन अगर उसको लगता है तो इससे कितना खतरा होता है उन लोग को। क्या डिप्लोमा करने के बाद सिटी स्कैन या एमआरआई में स्पेशल ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी को टीबी हो गया है तो चेस्ट एक्सरे से कैसे पता चलता है पोजिशनिंग क्या है और ये एक्सरे या फ्रैक्चर के टाइम पे मतलब क्यों ज़रूरी होता है। अच्छा, जब एक्सरे किया जाता है तो इसमें सारी चीज़ें पता चल जाती है, कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, ऐसा कभी होता है कि अगर कोई एक्सरे करता है या करना चाहता है तो उसका सही तरीका कैसे होता है और कहाँ से शुरू करना चाहिए। क्या प्रेगनेंसी में एक्सरे कराना सेफ है। ये बेड साइड एक्सरे और रेगुलर एक्सरे में क्या अंतर है, एक्सरे और एमआरआई में क्या अंतर होता है सर ये। अच्छा, ये इस फील्ड में जो रेडियोग्राफर होता है उसकी वैल्यू क्या डॉक्टर के मुकाबले कितनी होती है। कह सकते हैं जो रेडियोग्राफर्स होता है वो डॉक्टर्स की आंखें हैं। आपकी एक गलती किसी पेशेंट की जान ले सकती है। आपने सुना होगा हाथ टूट गया एक्सरे करा लो, पैर में चोट लगी है एक्सरे करा लो, सिर में चोट आई सीटी स्कैन करा लो और अगर शरीर के किसी भी हिस्से में दिक्कत हो तो डॉक्टर कहते हैं कि एमआरआई करा लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टेस्ट करता कौन है वो लोग जो इन मशीनों को चलाते हैं, इमेजेस तैयार करते हैं और डॉक्टर्स को डायग्नोसिस में मदद करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन रेडियोग्राफर्स की जो मेडिकल वर्ल्ड के सुपर हीरो हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स के बारे में। ये कोर्स क्या है, इसका ड्यूरेशन कितना है, इसे करने के बाद आप करियर में क्या क्या कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, चाहे बात चेस्ट एक्सरे की हो या मेमोग्राफी की या प्रेगनेंसी में एक्सरे की सेफ्टी की। हम हर सवाल का जवाब इस पॉडकास्ट में जानेंगे। इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं। तो सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि रेडियोग्राफी और एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स क्या है और इसमें क्या क्या सिखाया जाता है। रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन एक पैरामेडिकल कोर्स है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है, उनकी इमेजिंग कैसे लेंगे इसके बारे में बताया जाता है, जिससे कि जो डॉक्टर्स हैं वो डिजीज़ को सही से फाइंड कर सकें और उनका ट्रीटमेंट कर सकें। अच्छा सर, इस कोर्स के बारे में हमारे सारे ऑडियंस या जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये बताइए कि इसके लिए कौन से स्टूडेंट की किस योग्यता की ज़रूरत होती है, क्या 12th पास आउट ज़रूरी होता है या फिर आप 10th में भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं, इसके लिए 12th विद साइंस के साथ ज़रूरी रहता अच्छा, है। साइंस में हाँ, student। साइंस में या फिर आपके पास मैथ या बायोलॉजी कोई एक सब्जेक्ट होनी चाहिए कंपलसरी। अच्छा, ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, कितने साल के लिए होता है। बात करें ड्यूरेशन की तो ये डिप्लोमा कोर्स है, इसीलिए इसका ड्यूरेशन 2 ईयर के आसपास और रहता है। ये 2 2 ईयर साल रहता में है। क्या हाँ, क्या पढ़ाया जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो क्योंकि ये टेक्निकल के साथ साथ मेडिकल्स दोनों को कंबाइंड रखता है तो इसलिए इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गई जो सबसे मस्ट रहती है, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा रेडिएशन फिजिक्स हो गई और उसके एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में, कैसे किस पोजीशन पे कौन सा एक्सरे करना है उसके बारे में बताया जाएगा। और बहुत सारे स्पेशल प्रोसीजर होते हैं, उसमें पेशेंट को कैसे उसको सेटिस्फाई करना है इसके बारे में बताया जाता है। अच्छा, इस कोर्स में जो सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जो भी होता है इसका बेसिक भी से पूरी जानकारी दी जाती है। हाँ, इसमें एक्सरे के साथ साथ में सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया और इसके साथ साथ मेमोग्राफी या बहुत सारे जो स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं उनके भी बारे में बताया अच्छा, जाता इस है। कोर्स में ऐसा प्रैक्टिकली कुछ क्या क्या कराया जाता है। प्रैक्टिकल में इसमें बताया जैसे टेक्निकल के साथ साथ आप मेडिकल दोनों चीज़ों से अटैच रहते हैं, इसलिए इसमें दोनों चीज़ें होंगी। आपको
थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। और प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग कैसे होती जैसे है? प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग की बात करें तो हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो आर्थो का हो या फिर तुम्हारा न्यूरो का हो गया, और इसके अलावा डेंटल हो गया डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट में इसकी एक एक कह सकते हैं मंथ या जैसे उसका हो उसमें ड्यूटी लगाई जाती है। तो उसमें आप डायरेक्ट किसी डायग्नोस्टिक पे जाके भी उसको डायरेक्ट मशीनों से अटैच होके उसको बारे में सिखाया जाता है, मशीनों पे वर्क करवाया जाता है। मतलब ये जो हाँ। सिखाया जाता है प्रैक्टिकल वर्क, ये असली मशीनों पे होता है? हाँ, ये जो होता है असली मशीनों पे ही करवाया जाता है, चाहे वो सीटी की एक्सरे मशीन हो या फिर एक्सरे की मशीन हो। इसके अलावा एमआरआई होता है, सभी के बारे में सिखाया जाता है। अच्छा, इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक क्या है जो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है या जो पढ़ाने में भी अच्छा होता है? आपके हिसाब से क्या होता है? इसमें अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, क्योंकि इसमें जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में, जो डिजीज हुई है कौन सी, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अलावा कौन सा ऑर्गन्स किस पोजीशन पे है इसके बारे में बताया जाता है, और कैसे उसकी इमेजेस लेनी है। जो भी ऑर्गन में डिजीज काज हुई है, डॉक्टर्स बोलते हैं इसकी इमेज लीजिए। जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, मान लिया किसी के लंग्स में प्रॉब्लम है, ट्यूबरकुलोसिस हो गई है या न्यूमोनिया की कंडीशन हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको चेस्ट एक्सरे डॉक्टर बोलेगा चेस्ट एक्सरे करने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, सही पोजीशन में उसको खड़े करके क्या होना है, चेस्ट एक्सरे करना है, जिससे जो डॉक्टर्स हो उसको आसानी हो वो चीज़ें फाइंड करने में। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि ये जो डिप्लोमा कोर्स है वो 2 साल का है, तो ऐसा तो नहीं कि ये कोर्स छोटा होने की वजह से भविष्य में इसके मौके बहुत सीमित हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्स छोटा है लेकिन आगे इसके कह सकते हैं बहुत अपॉर्चुनिटी हैं। आप एक्स-रे के साथ-साथ में अगर स्किल्स है तो तुरंत ही आपको जॉब मिल सकती है। अच्छा, क्योंकि इस कोर्स में मतलब क्या-क्या जॉब वैकेंसी क्या होती है, इसमें आप कौन-कौन सी? एक्स-रे, जैसे एक्स-रे टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो सिटी टेक्नीशियन हो गया या एमआरआई टेक्नीशियन हो गया। इसके अलावा जैसे-जैसे आप इसमें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इसके साथ पेट स्कैन भी आ गया है, तो पेट स्कैन के बारे में भी सीख सकते हैं। तो इन सब के बारे में अच्छा, अलग-अलग जो फील्ड के बारे में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं या डायग्नोस्टिक लैब होते हैं, उसमें प्लेसमेंट मिलता है इस कोर्स हाँ, को करने इसमें के बाद? गवर्नमेंट भी वैकेंसी निकलती हैं। अच्छा। इसमें गवर्नमेंट वैकेंसी के अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे डायग्नोस्टिक्स हो गए या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें। तो कह सकते हैं ये एक फील्ड अच्छी फील्ड है। इसमें अच्छा। ऐसा नहीं है कि आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा, छोटा बहुत ज़रूर है सारे लेकिन हाँ। लंबे समय तक इसमें जॉब कर सकते हैं, ठीक अच्छा, है? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी और उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी? तो अगर ये करते हैं कोई सिटी टेक्नीशियन का, तो आपने जैसे बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्लेसमेंट मिल जाती है, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है और इसका ग्रोथ के कितने चांसेस हैं? इसकी ग्रोथ की बात करें तो बताया जैसे कि ये शुरुआत से ही आपको जैसे आप करके निकलेंगे आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, अच्छा। क्योंकि इसके हर फील्ड में चांसेस रहते हैं। आप यहाँ करना चाहें या बाहर जाना चाहें तो उसके लिए बाहर भी मौके हैं, क्योंकि इसकी हर जगह रिक्वायरमेंट होती है, हर हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक में ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हर फील्ड में आप जा सकते हैं, चाहे मेडिकल की फील्ड हो, वहाँ पे आगे चल के किसी हॉस्पिटल या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो गया, या आप गवर्नमेंट में जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगर कोई फ्रेशर करता है तो उसको मतलब कितनी उसको क्या लेके चलना चाहिए कि मुझे इतनी सैलरी मिलेगी या अगर स्टार्टिंग कितनी फ्रेशर होगी? की बात करें तो इसकी सैलरी वही 15 से 20 हज़ार के आसपास शुरुआत अच्छा, होती है, ठीक स्टार्टिंग है? में। स्टार्टिंग होती है 15 से 20 हज़ार की। अच्छा। तो अगर कह सकते हैं, क्योंकि छोटा कोर्स नहीं कह सकते क्योंकि कम पैसे लगा के ज़्यादा अर्निंग हो सकती है इसमें, और जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी और अच्छी मिलती चली जाती है। जैसा कि आपने बताया कि बाहर जाके भी जॉब कर सकते हैं, तो क्या इसका विदेशों में जाने का कोई चांसेस मतलब प्लेसमेंट होता है कि हाँ, बाहर जा? विदेशों में कुछ मतलब कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे कि तुम्हारा यूएई हो गया या फिर कुवैत हो गया, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप जाके वहाँ पे अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है तो आप बाहर जाके बहुत अच्छा मतलब इस अर्निंग कोर्स कर करने सकते के हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हाँ, भी अच्छी खासी इंटरनेशनल ग्रोथ लेवल हो पे भी सकती आप है। उसको कर सकते हैं। अच्छा, इस कोर्स में सर हमारे ऑडियंस को बताइए, जो कुछ लड़कियां हैं जो इस कोर्स को करना चाहती हैं, उनके लिए कितने चांसेस है, ये लड़कियां कर सकती हैं? हाँ, लड़कियाँ कर सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो क्या रहती हैं कि मतलब ह्यूमन से जो मेल हैं उनसे कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिनको उनको करने के बारे में वो उनसे नहीं करवाना चाहती हैं। जैसे तुम्हारा हो गया मेमोग्राफी हो गया,
ठीक है, तो मेमोग्राफी में क्या होता है, ब्रेस्ट की इमेजिंग लेनी होती है तो थोड़ा बहुत तो वो हेजिटेशन फील करती हैं, हाँ, तो इसीलिए मतलब अगर कोई वो फीमेल होगा तो हाँ उसके लिए फीमेल होगा तो उसके लिए कंफर्टेबल कंफर्टेबल रहती है। सर ये बताइए कि जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है, जो इसकी जॉब होती है, उसके लिए सिर्फ मशीनें चलाने तक सीमित रहता है या इसमें और कुछ भी सिखाया जाता है? नहीं, इसमें बताया क्या है, इसमें जैसे मशीनें चलाने की बात नहीं होती, इसमें आपको बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पता चलेगा और इसके अलावा पेशेंट से डायरेक्ट इंटरैक्ट होंगे आप, तो अच्छा। उनको कैसे कम्युनिकेट करना है, उनको कैसे बताना है, ठीक है, उनके साथ बिहेवियर कैसा रखना है। इसके अलावा रेडिएशन अगर लग रहा तो रेडिएशन से प्रोटेक्शन के बारे में बताया जाता है। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आगे कह सकते रहती अच्छा, हैं मतलब इसमें। ये सिर्फ मशीनों तक सीमित केवल नहीं ऐसा होता। नहीं कि केवल मशीनें चलाना, एक्सपोज करना है, ठीक है, कौन सी बीमारी उसके अंदर है, पेशेंट के अंदर, उसके बारे में भी पता चलता है। अच्छा, ये रेडियोग्राफी की अगर कोई रेडियोग्राफर है या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसी होती है? मतलब ये शिफ्ट वाइज होता है, काम होता है या ऑल ओवर डे होता है, कैसा होता है ये? ये चीज़ डिपेंड करती है आप कहाँ पर कर रहे हैं। अगर कोई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है 24/7 आवर खुल रहा है, तो उसमें क्या रहती है, शिफ्टिंग वाइज रहती है। अच्छा। 3 शिफ्ट में रहता है, ठीक है। एक मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, दूसरी इवनिंग शिफ्ट हो गई और तीसरी तुम्हारी नाइट शिफ्ट रहती है। तो डिपेंड करता है कि अगर आप डायग्नोस्टिक लेवल पे कर रहे हैं या फिर जो छोटे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, केवल डे वाइज रहता है बस। अच्छा, ये इस फील्ड में जो रेडियोग्राफर होता है, उसकी वैल्यू क्या डॉक्टर के मुकाबले कितनी होती है? कह सकते हैं जो रेडियोग्राफर्स होता है वो डॉक्टर्स की आँखें हैं कह सकते हो, क्योंकि अच्छा। जो इमेजिंग करता है रेडियोग्राफर, उसके बाद ही जो डॉक्टर्स होता है वो उसको जो इमेज आएगी उसको देख करके फिर फाइंडिंग करता है। अगर बाई चांस मान लिया चेस्ट एक्सरे किया जाए, उसको अगर सही पोजीशनिंग पे नहीं करके दिया गया है तो डॉक्टर्स गलत, उसके लिए गलत मतलब हो सकता है, जो पेशेंट होगा उसका गलत ट्रीटमेंट हो सकता है कह सकते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक रेडियोग्राफर डॉक्टर से कम नहीं होता है, हाँ, मतलब कह उसके सकते हैं। वैल्यू रही हाँ, थी। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस कोर्स को करने के बाद हमारे ऑडियंस को ये बताइए, कोर्स अगर कोई करता है तो कितनी गारंटी होती है इसमें जॉब लगने की? जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, इसमें गारंटी जॉब लगने की गारंटी 100% रहती है, क्योंकि जैसे ही करके निकलेंगे तो किसी न किसी डायग्नोस्टिक या हॉस्पिटल में आपको एज ए असिस्टेंट रेडियोग्राफर की नौकरी मिल सकती है, या फिर बाद में धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने पर आप सीनियर रेडियोग्राफर बन सकते हैं। अच्छा, इस फील्ड में अगर कोई है या रेडिएशन अगर उसको लगता है तो इससे कितना खतरा होता है उन लोग को? हाँ, तो रेडिएशन से खतरा तो बहुत रहता है, क्योंकि ये कह सकते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, तो इससे बहुत सारे डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हो गई या कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए जो रेडियोग्राफर्स होता है उसको रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में, उसके क्या क्या रूल्स हैं उसके बारे में डिटेल से बताया जाता है। सर, हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि जो रेडियोग्राफर कोर्स करने के बाद और कौन से कोर्स किए जाते हैं और इसमें क्या हायर स्टडीज़ के ऑप्शंस हैं? हाँ, इसमें कह सकते हैं बहुत सारे आगे स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ में कर सकते हैं, जैसे सिटी टेक्नीशियन हो गया या एमआरआई टेक्नीशियन कर सकते हैं। अगर हायर स्टडी में जाएं तो बैचलर डिग्री कर सकते हैं, बैचलर इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे कोर्स रहते हैं जिनको आगे कर सकते हैं। सर ये बताइए, क्या डिप्लोमा करने के बाद सिटी स्कैन या एमआरआई में स्पेशल ट्रेनिंग ले सकते हैं? हाँ, अगर आपने एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या फिर किसी अगर सीखना भी चाह रहे हैं तो किसी भी डायग्नोस्टिक्स या फिर उसमें जाके आप उस चीज़ का स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, उसको सीख अच्छा, सकते हैं। रोज़ाना अगर रोज़ाना की बात करें तो रोज़ाना में एक्सरे फिल्म में कौन-कौन सी इमेजेस ली जाती हैं? रोज़ाना की बात करें तो जो कुछ कॉमन एक्सरे रहते हैं जो मोस्टली लिखे जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, तो सबसे पहले हो गया जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, इसके अलावा एलएस स्पाइन का हो गया, एब्डोमेन का एक्सरे हो गया या फिर सर्वाइकल स्पाइन हो गया। और ये जो डेली बेसिस के हाँ, डेली एक्सरेज बेसिस होते पे हैं। या फ्रैक्चर में देखा जाए तो अपर या लोअर एक्सट्रीमिटी, जैसे तुम्हारे हैंड में फ्रैक्चर हो गया या फिर एल्बो जॉइंट हो गया या फिर नी जॉइंट हो गया, ये कुछ कॉमन एक्सरे रहते हैं जो डेली बेसिस पे कह सकते हैं पेशेंट में कॉमन रहते हैं। अच्छा, जो आपने जैसे बताया कि चेस्ट एक्सरे भी होता है, तो इस चेस्ट एक्सरे से कौन-कौन सी बीमारियों का पता लगता है? चेस्ट एक्सरे से बात करें तो चेस्ट एक्सरे में जैसे न्यूमोनिया हो गया या फिर ट्यूबरकुलोसिस है किसी के, टीबी जिसको कहते हो, इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन हो गया जिसको लंग्स में कहते हैं पानी भर गया, तो इन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। या फिर कोई कहीं फ्रैक्चर हो गया है, ट्रॉमा का केस है, रिब्स में फ्रैक्चर हो गया तो उसको भी इसमें
या चेस्ट एक्सरे से पता कर सकते हैं। थोड़ा इसको सर एक्सप्लेन करके बताइए कि इससे मतलब अगर किसी को टीबी हो गया है तो चेस्ट एक्सरे से कैसे पता चलता है? अगर किसी के टीबी हो गया है तो अगर पता करना है तो उसमें कुछ पैचेज दिखाई देते हैं वाइट कलर के, स्पॉट कह सकते हो जिसको दिखाई देते हैं अगर चेस्ट एक्सरे में। अगर और इसे कंफर्मेशन के लिए करना है तो आप सीटी करवा सकते हैं, या फिर कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनको भी करवा के कंफर्म कर अच्छा, सकते हैं। अगर सिटी स्कैन अगर ये हम लोग एक्सरे कराते हैं उसमें अगर किसी भी तरह का सफ़ेद धब्बा दिखता है तो क्या मतलब वो टीबी या ऐसे में बीमारी हुई है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ओल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है न्यूमोनिया हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, तो उसको कंफर्मेशन के लिए फिर अदर टेस्ट करवाने पड़ते हैं। सर ये बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए कोई एक्सरे करा रहा है उसको उसके दिल का आकार बड़ा है या नॉर्मल है, उसको कैसे पता करें? वो कैसे पता चलेगा? अगर मान लिया किसी उसके दिल का आकार बड़ा है तो उसके लिए क्या होता है, जो सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ेगा। चेस्ट एक्सरे में फिर उसको मेजर करके जो कार्डियोथोरेसिक रेशियो और जो उसको मेजर करके फिर पता करते हैं। जो कार्डियोथोरेसिक रेशियो होता है अगर वो 50% से ज़्यादा आ रहा है तो कहते हैं कि हार्ट का साइज़ बढ़ा हुआ है। अगर वो जो कार्डियोथोरेसिक रेशियो 50% से कम है या 50% है तो कहते हैं नॉर्मल है उसका हार्ट साइज। जैसे मान लीजिए सर किसी को फ्रैक्चर हुआ है, हाथ या पैर में लगी है चोट है, तो इसमें कहा जाता है कि पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पोजिशनिंग क्या है और ये एक्सरे या फ्रैक्चर के टाइम पे मतलब क्यों ज़रूरी होता है? पोजीशनिंग की बात करें, पोजीशनिंग का मतलब होता है जो पेशेंट है उसका अगर कोई चीज़ का एक्सपोजर कर रहे हो, मान लिया किसी के फ्रैक्चर पैर में हो गया है तो अगर उसको सही से पोजीशनिंग करके नहीं करोगे, ठीक है, उसको सही एक डायरेक्शन में रख के एक एंगल पे जैसे रखना वैसे रख के नहीं करोगे तो क्या रहेगा, कोई भी बोन्स होगी वो सुपर इम्पोज हो जाएगी तो वो चीज़ क्लियरली विजिबल नहीं होगी उसमें, तो उसको तो डॉक्टर उसको अच्छे से फाइंड नहीं कर सकता है उसके बारे में। एग्जाम्पल देके बताइए। जैसे कि मान लिया किसी के हैंड में फ्रैक्चर हुआ है तो क्या हो गया, उसको अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं रखते हैं, उसको सही पोजीशन पे नहीं रख के एक्सरे करते हैं, मतलब अगर एक्सपोज हाथ नहीं ऐसे करेंगे, इधर-उधर कर दिया, मान लिया करना है ऐसे है तो आपने थोड़ा सा ऑब्लिक कर दिया, कैसे कर दिया, तो वो चीज़ें उसमें क्लियरली नहीं दिखेंगी। इसी कारण से उसको पोजीशनिंग कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो चीज़ करने के लिए। अच्छा, कभी एक्सरे के टाइम पे कुछ अजीब भी चीज़ें दिखती हैं, जैसे मान लीजिए कोई सिक्का या फिर कोई कील टाइप का? हाँ, इसमें कह सकते हैं इसके बारे में 2 केस ऐसे हैं जो कि मैंने देखा है। जैसे सबसे पहले एक छोटा बच्चा आया था, उसने क्या किया था, जो कॉइन होता उसको निगल लिया था, जो सिक्का होता उसको निगल लिया था, तो वो लैरिंक्स रीजन पे फंस गया था जिसके कारण उसको कह सकते हैं बहुत ब्रीदिंग करने में या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए उस समय कह सकते हैं वो पहला केस ऐसे मैंने देखा था जैसे कि उसमें किया जाता था, तो उसको फिर एक्सपोज करके फिर देखा गया था कि कहाँ पे किस पोजीशन पे है सिक्का प्रेजेंट है, तो फिर उसके बाद उसको डॉक्टर्स ने उसको निकाला था। अच्छा, जब एक्सरे किया जाता है तो इसमें सारी चीज़ें पता चल जाती है, कुछ कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, ऐसा कभी होता है? हाँ, एक्सरे में कह सकते हैं मोस्टली बोन्स का रहता है, ठीक है, तो बोन्स की चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन कुछ सॉफ्ट टिश्यू भी होते हैं उनका भी एक्सरे होता है, जैसे मेमोग्राफी हो गई, ठीक है, अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी के है उसको पता करने के लिए किया जाता है तो वो भी पता हो जाती है। लेकिन उसके अलावा मान लिया किसी के स्पाइन में प्रॉब्लम है, स्पाइन में क्या हुआ है कि कोई ब्लड वेसल्स है या फिर कह सकते हैं कोई वेन है वो कंप्रेस हो रही है, ठीक है, दब रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पैरों में झंझनाहट वाली या न्यूरो की समस्या है, ठीक है, तो ये सब एक्सरे में नहीं दिखता है? एक्सरे में नहीं पता चलता, इसके लिए फिर एमआरआई के लिए एडवाइस करते हैं तो डॉक्टर। वो एमआरआई में पता हाँ, चल वो जाता है, MRI तो में ये पता सब चीज़ें चलता अगर होती हैं तो नहीं दिखता है। मान लीजिए कोई एक्सरे कराने आता है और उसको फ्रैक्चर हुआ है तो कैसे पता चलता है, वो एक्सरे के थ्रू कैसे पता चलता है? तो जब आप एक्सरे किया जाता है उसमें तो क्या रहता है, उसमें ऑब्लिक लाइन या फिर ब्लैक कलर की लाइनिंग उसमें दिखने लगती है कि कहाँ से फ्रैक्चर है, वो बोन्स में दिखने लगता है, ठीक है, एक पोजीशनिंग रहती है उससे पता चल जाता है कि कैसे फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, किस पोजीशन पे है, कहाँ पे है फ्रैक्चर, वो चीज़ें उसमें दिखाई देने अच्छा, लगती मान हैं। लीजिए जैसे किसी को बहुत हल्का फुल्का फ्रैक्चर हुआ है, चोट बहुत आई है, उसको कैसे पता चलेगा? और अगर किसी को बहुत ज़्यादा चोट आई है या उसको ज़्यादा हड्डी वड्डी टूट गई हो, वो कैसे पता चलेगा? उसमें किस तरह दिखता है? तो देखो, अगर मान लिया ज़्यादा फ्रैक्चर है तो कितनी डिसलोकेट हुई है, क्या कैसे हुआ, तो पता चल जाता है उसमें। अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर है
तो अगर एक्सरे से क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, मान लिया किसी के स्कल में फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, वो एक्सरे में क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर सीटी करवा सकते हैं, उसमें क्लियरली नहीं, आपने जैसे बताया था कि एक्सरे में एक लाइन दिख जाती है, हाँ। तो वो लाइन क्या मतलब अगर किसी को कम चोट लगी हो उसके लिए होता है या फिर बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए? मान लिया किसी के कम फ्रैक्चर है तो हेयर लाइन दिखेगा, अगर ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया है तो क्या वो होता लाइन है, ज़्यादा दिखेगा, वो गहरी ज़्यादा है। गहरी दिखेगी, उसके बीच में स्पेस ज़्यादा दिखेगा, ये चीज़ें। सर ये बताइए, जो प्लूरल इन्फ्यूज़न होता है और निमोनिया होता है, इसका जब एक्सरे होता है तो इसमें क्या क्या अंतर होता है, इसको कैसे पता चलता है? अगर न्यूमोनिया की बात करें तो क्या रहता है, उसमें पैचेस दिखाई पड़ते हैं, जो मतलब किस तरह के पैचेस? लंग्स फील्ड्स हैं, उसमें वाइट कलर के एक समान के पैचेस दिखाई पड़ेंगे। वाइट पैचेस? हाँ, वाइट और पैचेस प्लूरल रहते हैं। इन्फ्यूज़न में? अगर प्लूरल इफ्यूजन की बात करें तो जो कह सकते हैं, प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है लंग्स में पानी भर जाना। अच्छा, लंग्स में ठीक पानी है, भर। तो जो पानी दिखेगा वो नीचे साइड में दिखेगा। अच्छा। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, जो नीचे साइड होगा लंग्स का, जो नीचे का पोर्शन होगा, वहाँ पे क्या रहेगा, दिखेगा वाइट कलर, एकदम से एक समान वाइट एक कलर लाइन दिखेगा। टाइप का? लाइन नहीं, एक वाइट कलर का पैच बिल्कुल दिखेगा। अच्छा। एक समान वाइट कलर का दिखेगा। अच्छा, निमोनिया उसमें में पैचेज नहीं होंगे, हाँ। स्पॉट नहीं होंगे पैचेज टाइप। इसमें एक समान पानी मतलब भरा हुआ दिखाई देगा। अच्छा। तो और उसमें क्या यहाँ पे रहता है, वहाँ पैचेस पेन रहते भी हैं? होता रहता है, अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड में है तो वहाँ पे पेन होने लगता है। अच्छा, एक्सरे में अगर लिम्फ नोड्स बड़े हुए दिखने का क्या मतलब होता है? लिम्फ नोड्स का मतलब होता है, कभी अगर वोल्ड इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होती है, लंग्स में नोड्यूल्स बढ़ जाते हैं, ठीक, तो वो दिखने लगते हैं उसमें, उसकी वजह से पेन होने लगता है, या फिर उसमें स्पॉट टाइप के दिखने लगेंगे। सर ये बताइए कि लिम्फ नोड्स ये होता क्या है, मतलब इसके क्या कारण होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं बॉडी में, पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से पेन होने लगता है। अच्छा, एक्सरे में हवा और पानी किस तरह दिखता है? एक्सरे में हवा की बात करें तो ब्लैकनेस दिखेगी, ब्लैक कलर के दिखेंगे, इसीलिए जब एक्सरे टेस्ट किया जाता है तो लंग्स हमेशा ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर रहती है या हवा रहती है, ठीक है, और जहाँ पे पानी रहेगा वहाँ पे क्या रहेगी, वाइटनेस दिखाई देगी। सर ये बताइए कि अगर कोई एक्सरे करता है या करना चाहता है तो उसका सही तरीका कैसे होता है और कहाँ से शुरू करना चाहिए? एक्सरे करने के तो एक्सरे करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट की पोजीशनिंग, और कैसी पोजीशन है, कौन सा एक्सरे करना है कि उसको किस पोजीशन में रख के करना है, ठीक है, जिससे सही से उस चीज़ की इमेज आए। दूसरी बात है रेडिएशन का, ठीक है, तो कम से कम रेडिएशन लगे, एक्सपोजर कितना देना है, क्या करना है, तो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, जिससे पेशेंट को कम से कम एक्सपोजर लगे और कम से कम टाइमिंग में अच्छे से हो सके। और पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसको समझाते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं रखना। मतलब पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल रखना है। कंफर्टेबल फील होना चाहिए उसको। सर आपने ये तो बता दिया कि एक्सरे करने का सही तरीका, लेकिन ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सरे कराता है और उसको उसकी रिपोर्ट निकलती है, तो उस रिपोर्ट को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी की एक्सरे में या उसकी रिपोर्ट में बीमारियां निकल जाती हैं, तो उसको कैसे पता करें, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसको कैसे जानें? एक्सरे का अगर मान लिया चेस्ट एक्सरे करते हैं तो उसको अगर रीड करना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं। सबसे पहले एयरवे देखेंगे, जो उसकी ट्रैकिया है उसकी इस पोजीशन पे ऐसे तो नहीं है, राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो गई है। दूसरी बात है बोन्स, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं, जो रिब्स हैं उसमें कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तीसरी चीज़ है कार्डियक साइज, जो हार्ट का शैडो है वो देखते हैं, अगर ऐसा तो नहीं हार्ट का साइज बढ़ा हुआ, कार्डियोमेगेली की कंडीशन है, तो उस चीज़ को देखेंगे उसमें। तो ये सब पढ़ने के सही इसके अलावा और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे डायफ्राम है, डायफ्राम ऐसा तो नहीं है कि सही पोजीशन पे है, ओपनिंग की नहीं है। डायफ्राम के अलावा हो गया इफ्यूजन, ऐसा तो नहीं कहीं प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, ठीक है, तो ये बहुत सारी और भी कंडीशंस रहती हैं जिनको उसके बारे में देखते हैं। और सर हमें ये बताइए कि आईसीयू में जो एनजी ट्यूब होता है और ईटी ट्यूब या आईसीटी सही जगह पर है, इसको कैसे पता चेक करते हैं? जो चेस्ट एक्सरे होता है किया जाता है, उससे एक प्रॉपर पोजीशनिंग पता चल जाती है कि ईटी ट्यूब कहाँ पे है, कैसे उसकी पोजीशनिंग है, अगर सही जगह पे है कि नहीं है, तो चेस्ट एक्सरे से कह सकते हैं सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। सर अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो बहुत सारे रिपोर्ट में ये देखने को मिलता है तो कि अगर हमने एक्सरे कराया, उसकी रिपोर्ट आई और उसमें नो एक्टिव लंग लीजन लिख के आता है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि जो चेस्ट एक्सरे किया गया है, जो चेस्ट एक्सरे है वो नॉर्मल है,
कोई इसमें अच्छा। abnormality नहीं शो हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता हाँ, है कि पॉजिटिव साइन इसका होता है, रिपोर्ट पेशेंट का सही है। सही है। अच्छा, क्या हर एक्सरे में कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल होता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं, कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कंट्रास्ट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सभी में एक्सरे मतलब सभी एक्सरे करने में कंट्रास्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, हम ये जैसे आईबीपी हो गया या आरजीएमसी हो गया, इसके अलावा फिस्टुलोग्राम हो गया, ये बहुत सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, स्पेशल प्रोसीजर्स जिनको कहते हैं, उसमें कंट्रास्ट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी नॉर्मल एक्सरे जैसे चेस्ट एक्सरे किया या एब्डोमेन का किया या फिर अपर या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का किया, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती कंट्रास्ट की। अच्छा, हम तो ये जानते हैं कि अगर किसी का फ्रैक्चर या उसकी हड्डी वड्डी में चोट लगी है तो वो एक्सरे में पता चल जाता है। हाँ, लेकिन अगर फ्रैक्चर वगैरह के अलावा अगर हमें एक्सरे में जानना हो तो क्या हड्डियों के अलावा भी वो चीज़ें एक्सरे में आती हैं, जैसे सॉफ्ट टिश्यू, लंग्स, ये सब हो गए? हाँ, एक्सरे के अलावा कुछ सॉफ्ट टिश्यू की बात करें तो आती है, जैसे मान लिया मेमोग्राफी करते हैं। मेमोग्राफी में क्या होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर हो गया उसके बारे में पता कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज है किस कंडीशन में। दूसरी चीज़ है लंग्स का करते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे किया, उसमें लंग्स में अगर कोई डिजीज है तो उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू का भी इसमें क्या कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनके बारे में पता किया जा सकता है। सर ये बताइए, जो फिस्टुला होता है, हेमोरॉइड्स होता है या एनल फिस्टुला होता है, इसका इस्तेमाल या इसकी इमेजेस कैसे यूज़ होती हैं? फिस्टुला की बात करें तो ये कह सकते हैं, इसको करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसमें कंट्रास्ट का यूज़ किया जाता है। कंट्रास्ट को उसको पुश करके फिर देखते हैं कि जो फिस्टुला है उसका जो ट्रैक्ट बना हुआ उसकी कितनी गहराई है और उसकी अंदर की पोजीशन क्या है, उसको देखने के लिए किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? इसका इस्तेमाल जब मान लिया किसी के, जिसको फिस्टुला की बात करें, भगंदर हो गया है या फिर पाइल्स की कंडीशन है, उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। अभी इससे पहले आपने मेमोग्राफी की बहुत बात की, तो हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि मेमोग्राफी होती क्या है? मेमोग्राफी एक कह सकते हैं, जो लेडीज़ होती हैं उसमें ब्रेस्ट की इमेजिंग ली जाती है। अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कैंसर हो गया है या फिर उसके अंदर गांठ हो गई है, तो उसको करने के लिए मेमोग्राफी करते हैं, एक्सरे के थ्रू उसकी इमेजेस ली जाती हैं। अच्छा, ये इसके अलावा मेमोग्राफी में सिर्फ महिलाएं ही क्यों ज़रूरी होती हैं? क्योंकि इसमें ब्रेस्ट की इमेजिंग होती है। सिर्फ इसी की हाँ, होती है? ब्रेस्ट की इमेजिंग के लिए ही ज़रूरत होती है, और ख़ास करके जो 40 एबव लेडीज़ हैं उनके लिए ये कह सकते हैं चेकअप करवाते रहना चाहिए, मेमोग्राफी टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका यही सवाल होता है, क्या प्रेगनेंसी में एक्सरे कराना सेफ़ है? नहीं, प्रेगनेंसी में अगर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में कह सकते हैं तो प्रेगनेंसी में करवाना चाहिए। वैसे प्रेगनेंसी में एक्सरे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें रेडिएशन रहता है। तो वो जो कह सकते हैं बच्चा होता है उस पर नेगेटिव इफेक्ट रेडिएशन पड़ता पड़ती है, है। उसमें रेडिएशन लगता है जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट रुक सकता है, अच्छा। या फिर उसकी मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन कह सकते हैं, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, अच्छा, एबनॉर्मल मान लीजिए कंडीशन सर हो कोई सकती है। प्रेग्नेंट लेडी है, उसको इमरजेंसी में एक्सरे करवाना हो तो वो किस तरह फिर करवाया जाता है? उसमें तो क्या रेडिएशंस वगैरह नहीं पड़ती? नहीं, तो उसके लिए फिर सेफ्टी जो होते हैं, जैसे एब्डोमेन के लिए, एब्डोमेन को कवर करने के लिए लेड एप्रेन यूज किया जाता है। तो उसको पहले बताना पड़ता है कि प्रेगनेंसी है, कितने वीक मंथ की है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, उसमें बच्चे को ज़्यादा, क्योंकि उस समय बच्चे के जो आर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो इसीलिए वो उस समय रेडिएशन ज़्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, जैसे आपने प्रेग्नेंट लेडी का बताया, तो क्या बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या उनके लिए भी मतलब एक्सरे जो करवाना तो वो सेफ़ नहीं होता है? नहीं, करवाया जाता है, सेफ होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या रहता है, जो बहुत सावधानी होगी। सावधानी कुछ चीज़ें बरतनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहले हो गया, कम टाइम का यूज़ करें, कम से कम टाइम में बच्चे का एक्सरे करके उसको बाहर निकाल लें, ठीक है। और जो रेडिएशन का यूज़ किया जाएगा, जो एक्सपोजर यूज़ किया जाएगा, वो कम से कम यूज होना चाहिए। उन पे भी मतलब ये रेडिएशन से उनकी डेवलपमेंट हाँ, पे असर क्योंकि उस पड़ता समय है? उनका भी डेवलपमेंट हो रहा होता है, उनकी जो बॉडी होगी वो डेवलप हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है। तो जो ग्रोइंग आर्गन होते हैं उसमें इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते तो हैं। इसको बचाने के लिए मतलब उसको क्या क्या बचाने के लिए कह सकते हैं थायराइड शील्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड में एक्सपोजर ज़्यादा लगता है, थायराइड शील्ड यूज़ कर सकते हैं।
या फिर और भी एप्रेन आते हैं, लेड एप्रेन हो गया, उसको भी यूज कर सकते हैं बचाने के लिए। अच्छा, ये जो सीटी स्कैन होता है या एमआरआई होता है, इसमें स्लाइस क्या मतलब स्लाइस का क्या महत्व होता है, क्या मतलब रोल होता है? स्लाइस का मतलब होता है पीसेस काटना। तो जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी इमेज कह सकते हैं 3D इमेज लेना, अलग अलग एंगल से उनकी इमेज लेना होता है। ठीक है, तो उसमें कोई अभी बारीक भी बीमारी है तो उसको पता किया जा सकता है आसानी से। अच्छा, हाँ, तो स्लाइस का मतलब ये स्लाइस का मतलब होता है पीसेज होते हैं। ठीक मतलब है, वो 3D अलग, का हाँ 3D इमेज, 3D अलग अलग एंगल से उसको काटते हैं, जैसे हर तरफ से उसको पता कर सके कौन सी बीमारी है। अच्छा। अच्छा, ये बेड साइड एक्सरे और रेगुलर एक्सरे में क्या अंतर है? बेड साइड एक्सरे का मतलब होता है जब कोई पेशेंट जैसे एक्सरे रूम तक आने में सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है, ठीक है, वो अनकॉन्शियस है या फिर हाईली ट्रॉमा पेशेंट है, जैसे मान लिया बहुत ज़्यादा ही फ्रैक्चर हो गए हैं, नहीं चलने में समर्थ, अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एक्सरे मशीन है उसको ले जा करके वहाँ पे उसी की बेड पे करके एक्सरे किया जाता है उसी अच्छा, और ठीक रेगुलर है। रेगुलर एक्सरे जो में क्या नॉर्मल होता है, पेशेंट जो नॉर्मल रहते हैं आने में समर्थ हैं तो आके एक्सरे रूम में आके करवा सकते हैं। तो जैसे आपने अभी रेडिएशन की बात करी, तो इस प्रोफेशन में रेडिएशन सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? रेडिएशन शक्ति, क्योंकि रेडिएशन बहुत ही कह सकते हैं हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। इससे क्या हो सकता है, कैंसर काज हो सकता है या फिर बॉडी में बहुत सारे जो एबनॉर्मलिटी हैं वो काज हो सकती हैं, स्किन्स में एबनॉर्मलिटी काज हो सकती हैं, डिजीज़ काज हो सकती है बहुत सारी। तो इसको इसीलिए जो रेडियोग्राफर्स होता है उसके बारे में, इसको सेफ्टी कुछ रूल्स होते हैं उनके बारे में उसको बताया अच्छा, जाता है, इस पढ़ाया जाता रेडिएशन है। से बचने के लिए कौन कौन से हाँ, कौन कौन से गियर्स इस्तेमाल किए जाते हैं? गियर्स की बात करें तो जैसे थायराइड शील्ड हो गया, लेड एप्रेन हो गया, ठीक है, तो इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। लेड ग्लव्स होते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है इन चीज़ों में। अच्छा, एक अच्छा रेडियोग्राफर जो होगा उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? स्किल्स की बात करें, अच्छा रेडियोग्राफर बनने के लिए सबसे पहले उसके अंदर सीखने की कला होनी चाहिए, सीखने की कितनी उसके अंदर कह सकते हैं एबिलिटी है, चाहत मतलब चाहत कितनी है उसके अंदर। इसके इंटरेस्ट। अलावा इंटरेस्ट कितना रहे, इसके अलावा पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन, बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए, और ख़ासकर जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके बारे में और अच्छे से उसको मतलब नॉलेज नॉलेज और होना चाहिए, इंटरेस्ट अच्छा होना इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं जैसे सिटी हो गया, MRI हो गया, तो उसको सीखने की जैसे चाहत होनी चाहिए थी। अच्छा, हमें ये बताइए कि जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है उसका काम डॉक्टर से मतलब कैसे जुड़ा रहता है? देखो डॉक्टर्स क्या करता है, जो रेडियोग्राफर इमेज लेके इमेज उसकी किसी भी बॉडी ऑर्गन से उसकी अगर कोई डिजीज है तो उसकी इमेज लेता है, फिर उसको डॉक्टर्स को देखता है, डॉक्टर्स उसी इमेज के बेसिस पे उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। हाँ, मतलब उसी तो के बेसिस पे इसीलिए उसका कह इलाज सकते हैं चलता है। डॉक्टर्स जो रेडियोग्राफर्स होता है वो डॉक्टर्स की आंखें हैं कह सकता है। मतलब जुड़ा होता है इन दोनों का। हाँ, इन दोनों का जुड़ा होता है, एक दूसरे के कह सकते हैं पूरक हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो गलती कर बैठे, तो एक्सरे का जब पढ़ाई होती है तो कौन कौन सी गलतियाँ जो अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं? अगर देखा जाए तो सबसे पहले पोजीशनिंग, जो पेशेंट की पोजीशनिंग होती है वो प्रॉपर सीखना चाहिए अच्छे से, और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है जैसे ह्यूमन बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, उनकी क्या एनाटॉमिकल पोजीशनिंग होती है, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तो इसको और अच्छे से जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता अच्छा, है। हमारे स्टूडेंट को ये बताइए, अगर ये कोई गलती हो जाती है तो ये आगे फ्यूचर में क्या उसका नुकसान हो सकता है, या क्या इसका चीज़ें नुकसान करेंगी उनके लिए, या उनके जहाँ भी अगर वो काम करते हैं एज अ रेडियोग्राफर या एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में, तो ये चीज़ें गलतियाँ कहाँ उनको नुकसान पहुँचाएगी? अगर आप गलती करते हैं तो आपकी एक गलती किसी पेशेंट की जान ले सकती है, ठीक है, उसकी गलत रिपोर्ट बन सकती है, डॉक्टर उसका गलत ट्रीटमेंट करेगा। इसीलिए कह सकते हैं इसमें कंसंट्रेशन साथ में स्किल्स बहुत ज़रूरी है। तो मतलब अगर एक मान लिया कोई पेशेंट आया, उसके ट्यूबरकुलोसिस है, आपने एक्सरे उसका सही से नहीं किया, चेस्ट एक्सरे, तो क्या होगा, फिर वो डॉक्टर्स के पास जाएगी रिपोर्ट, डॉक्टर्स जो आपने करके भेजा है उसी को देख करके रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सरे सही से नहीं हुआ है तो उसकी गलत रिपोर्ट बन सकती है, तो बहुत तो गलत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता भी है कि होगा, फिर पेशेंट की इसमें जान भी जा सकती है। तो कोई गलती नहीं करनी है। हाँ, तो उसमें कह सकते हैं कंसंट्रेशन जो बहुत ज़रूरी है। अगर सीटी स्कैन अगर इमेजेस साफ देता है तो फिर एक्सरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
देखिए सिटी जो होगी वो एक हायर मॉडलिटी में चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोई चीज़ होगी अगर वो कम पैसे में हो रही तो आप उसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं देते हैं। कोई चीज़ कम पैसे में पता चल रही तो उसके लिए ज़्यादा पैसे आप नहीं खर्च करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले उसके लिए एक्सरे लिखता है। एक्सरे में जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं तब उसको सिटी स्कैन के लिए एडवाइस करता अच्छा, है। सीटी स्कैन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है हाँ, वो उसके। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, अच्छा। ठीक है। उसमें और अच्छे से क्लियर आ जाता है, लेकिन जब एक्सरे से पता चल जा रहा तो एक्सरे सिटी के लिए एडवाइस नहीं करता। अच्छा। और सर ये जो एक्सरे का जो इतिहास रहा है या फिर ये जो आविष्कार जिसने भी किया वो किसने किया था? एक्सरे के आविष्कार की बात करें तो सबसे पहले जो विल्हेल्म काउनार्ड रोएंटजन थे उन्होंने सबसे पहले किया था। और उन्होंने जो एक्सरे किया था उन्होंने अपनी पत्नी का एक्सरे किया था। अच्छा। हाँ, अपनी जो पत्नी का हाथ था उसका एक्सरे किया था सबसे पहले। एक्सरे और एमआरआई में क्या अंतर होता है सर, ये बताइए ज़रा? एक्सरे कह सकते हैं मोस्टली अगर देखा जाए तो बोनी पार्ट के लिए किया जाता है और एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू के लिए किया जाता है। बाई चांस किसी पेशेंट के स्पाइन में कह सकते हैं प्रॉब्लम है तो उसके लिए सबसे पहले एक्सरे किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती जो एक्सरे में नहीं पता चलती हैं, ठीक है। कोई नर्व हो गई वो कंप्रेस हो रही है तो वो चीज़ें एक्सरे में नहीं पता चलेंगी, तब उसको एमआरआई के लिए एडवाइस किया जाता है। तो एक्सरे में मोस्टली बोनी पार्ट्स का कह सकते हैं देखा जाता है और जो एमआरआई होती है उसमें सॉफ्ट टिश्यू का। सर ये बताइए जो हमारे नॉर्मल फेफड़े हो गए या एबनॉर्मल हो गए, अगर उसको पता करना हो तो एक्सरे में कैसे देखा जा सकता है? क्या एक्सरे में कैसे पता करें? नॉर्मल एक्सरे में क्या रहता है जो लंग्स फील्ड रहती है वो एक समान दिखेगी, ठीक है। लेकिन जो एबनॉर्मल एक्सरे होंगे तो उसमें क्या रहेगा, कहीं पैचेस दिखाई दे सकते हैं, वाइट कलर के जो पैचेज होती हैं वो दिखाई देंगे, या फिर लंग्स में अगर कह सकते हैं पानी भर गया, प्लूरल इफ्यूजन है तो वो वाइट उस वहाँ भी एक समान वाइट कलर का दिखाई देगा। कार्डियक साइज बढ़ा हुआ है तो हार्ट की साइज जो इमेज होगी वो बड़ी दिखाई देगी उसमें। तो ये कुछ रहते हैं एक्सरे जिनको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ये सब तो आपने अभी सर ये सब सारी जानकारी दी हमें कि एक्सरे और सीटी स्कैन एमआरआई में क्या क्या होता है, इसको कैसे पढ़ करते हैं और किसमें क्या क्या चीज़ें देखनी हो, ये सारी जानकारी दी। अब हमें ये बताइए उन स्टूडेंट्स को अगर जो मेडिकल की फील्ड में जाता है या उनको डॉक्टर बनना हो, तो अगर वो डॉक्टर ना बन के एक्सरे टेक्नीशियन बनता है तो क्या ये अच्छा ऑप्शन है उसके लिए? हाँ, अगर मान लिया जैसे एमबीबीएस या एमबीबीएस या बीडीएस की तैयारी कर रहा है, वहाँ पे नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेगा तो बहुत फ़ीस लगती है, अच्छी खासी फ़ीस होती है उनकी। तो अगर वो उतनी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए रेडियोग्राफी कह सकते हैं बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है आगे चल के, ठीक है। अच्छा करने ये के तुरंत बाद अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। कम पैसे में कह सकते हैं अच्छा कोर्स हो अच्छा, जाएगा। डॉक्टर के और मेडिकल जो स्टूडेंट होते हैं, डॉक्टर जो बनना चाह रहे हैं, उसके मुकाबले कितनी डिमांड होती है एक रेडियोग्राफर की, वो एक्सरे टेक्नीशियन की? रेडियोग्राफर की भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जहाँ भी अगर कोई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया, डायग्नोस्टिक्स हो गया, या फिर कोई क्लिनिक्स है जहाँ पे एक्सरे मशीन लगी हुई, तो क्योंकि ये हर चीज़ हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है रेडियोग्राफर की। क्योंकि इसके अलावा मान लिया कोई पेशेंट है, डॉक्टर्स अगर देखता है तो सबसे पहले कहता है उसकी रिपोर्ट देखता है, रिपोर्ट लिखने के लिए उसको डायरेक्ट डायग्नोसिस नहीं करता है, ठीक है। उसके लिए पहले टेस्ट लिखता है, टेस्ट करवाने के बाद ही डायग्नोसिस करता है। तो मान लिया किसी के लंग्स में प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, सबसे पहले चेस्ट एक्सरे ही लिखता है, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट करता है। तो मतलब तो उसके हर बहुत फील्ड में इसको रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छा, जैसे आपने बात करी हॉस्पिटल के अलावा भी अगर इसको कोई प्रैक्टिस लैब या है तो उसमें जॉब मिल सकती है? हाँ, हॉस्पिटल के अलावा डायग्नोस्टिक हो गया या फिर गवर्नमेंट बहुत सारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी वैकेंसी इसकी निकलती है, उसमें भी क्या है इसको कर अच्छा, सकता इस है। फील्ड में कितने समय के बाद कमाई मतलब अच्छा इनकम होने लगती है? देखिए वो आप पे डिपेंड करता है, जो करने के तुरंत बाद जॉब इसमें करने के तुरंत बाद भी मिल जाएगी, और जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी अच्छी होती जाएगी। अच्छा, मतलब पूरा आप पे हाँ, डिपेंड करने के करता है। बाद ही सैलरी मिलनी शुरू हो जाती कह सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को ज़रूर ये सारी जानकारी मिल चुकी होगी कि जो करना चाहते हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है हाँ, करियर अच्छे के, ऑप्शन ग्रोथ से भी है इसमें, हाँ, और गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट भी आप कर सकते कर हैं। सकते हैं। सर अभी तक आपने जो भी जानकारी दी वो हमारे सारे ऑडियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो सर ये
इस जो पॉडकास्ट है उसमें हमारे एक सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें आपको यस और नो आप ब्रीफली भी आंसर दे सकते हो, ज़्यादातर यस और नो में होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताइए कि सबसे अजीब या कोई अलग चीज़ जो कभी आपको एक्सरे में देखने को मिली हो कभी हाँ आपके, क्या? हाँ, एक लेडीज आई थी, उसने क्या किया था, खा रही होगी, उसके साथ में जो सुई होती है, ठीक है, उसको निगल लिया था। सुई? हाँ, वो क्या हुआ था, वो निकलने के बाद क्या एब्डोमेन रीजन में जाके फंसी थी। तो वो एक क्रिटिकल कह सकते हैं, बहुत चैलेंजिंग वो था जिसमें उसको करना था, क्योंकि अगर थोड़ी भी वो हरकत करती तो चुभने के चांसेस रहते थे। सर ये बताइए, अगर आपको कोई सुपर पावर मिलती है तो आप क्या चुनेंगे, एक्सरे विजन या एमआरआई विजन? एक्सरे चुनेंगे, क्यों सर? क्योंकि एक्सरे करने के बाद ही आप आगे एमआरआई या कोई चीज़ें हैं उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एक्सरे के थ्रू अगर देखा जाए तो वैकेंसी बहुत सारी जो होती हैं गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल्स में एक्सरे के ही थ्रू निकलती हैं। तो एक्सरे अच्छा। करने के बाद आप अंदर जाके फिर एमआरआई और सीटी कर सकते मतलब हैं। एक करियर ठीक ऑप्शन है, भी हाँ, अच्छा है ये। कैरियर ऑप्शन भी अच्छा है। सर कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जब कोई एक्सरे के लिए पेशेंट आया हुआ और आपसे कोई बहुत अजीब क्वेश्चन किया हो? हाँ, बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जो अजीब अजीब क्वेश्चन किया करते हैं। कोई ऐसा जैसे है? एक पेशेंट आया था, वो टीबी का पेशेंट था। अच्छा। तो वो कह रहा था अगर हम स्मोकिंग ना छोड़ें तो क्या हम ट्रीटमेंट करवाते रहें तो टीबी सही हो जाएगी। अच्छा, मतलब बिना हाँ, स्मोकिंग छोड़े वो बिना ठीक होना स्मोकिंग चाहता छोड़े। था। फिर? तो हमने उसको बहुत समझाया कि हाँ, टीबी बिना स्मोकिंग या उसको करने से, अगर स्मोकिंग करते रहोगे तो वो चीज़ें कम नहीं होंगी, ठीक है, उससे और कंडीशन आपकी बिगड़ेगी। लेकिन फिलहाल मैंने उसे कहा तो वो समझा कि नहीं समझा, नहीं, नहीं लेकिन माना। हाँ, नहीं माना। अच्छा। लेकिन तब भी, बहुत सारे लोग लेकिन होते मैं हैं। अभी इस जो पॉडकास्ट के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, जितने भी लोग कोई चीज़ का नशा या कुछ कर रहे हैं तो उन चीज़ों को क्या करें, बंद अवॉइड करें, उसको बंद कर दें, ठीक है, जिससे क्या हो, जो ट्रीटमेंट हो वो भी अच्छे से हो सके और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। सर कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि किसी ने आपको डॉक्टर समझ के ट्रीटमेंट ले लिया हो? हाँ, ऐसा हुआ है, मतलब बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो आप डॉक्टर समझते हैं कि हाँ, मतलब टेस्ट करवाने के बाद कहते हैं, ट्रीटमेंट भी पूछते हैं क्या कैसे है, तो उनको अच्छा। बताते हैं कि वो आप डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, हम केवल टेस्ट करते हैं, ठीक है, बाकी जो डॉक्टर होते हैं वो टेस्ट को देख के फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको बताएंगे। अच्छा, मान लीजिए इन फ्यूचर कोई बॉलीवुड स्टार या कोई सेलिब्रिटी आता है एक्सरे करवाता है तो आप किसका करना चाहोगे आपके हिसाब से, अगर कोई करवाना हो तो? MS धोनी का। MS धोनी का? हाँ, सर इसके पीछे रीज़न? क्योंकि मैं उन्हें एक आइडियल मानता हूँ। अच्छा। सर ये बताइए कि एक्सरे टेक्नीशियन जो होता है और रेडियोलॉजिस्ट होता है, इसमें क्या फ़र्क है, दोनों में अंतर क्या है? एक्सरे टेक्नीशियन केवल किसी पेशेंट की टेस्ट के बारे में टेस्ट करता है, और जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो डॉक्टर होता है, वो रिपोर्ट बनाता है उस पेशेंट। सर ये बताइए, आपने बहुत सारे लोगों का एक्सरे वगैरह करवाया होगा, लेकिन आप क्या आपको डर लगता है कभी कि एक्सरे करवाने से आपने कभी खुद किया हो? नहीं, डर नहीं लगता है, लेकिन हाँ, क्योंकि रेडिएशन इसमें ज़्यादा होता है तो क्या रहता है, ऑलरेडी रेडिएशन लग चुका है, तो इसीलिए इन चीज़ों से कम चांसेस रहते हैं कि हाँ, कि एक्सरे करवाएं। सर ये बताइए कि जो लेड जैकेट होता है वो हमेशा 100% सेफ होता है? हाँ, मोस्टली कह सकते हैं सेफ रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को क्या कर सकता है, कंट्रोल करता है। अच्छा, अगर कोई एक्सरे मशीन घर में रखा है या रखना चाह रहा है तो क्या ये लीगल है? नहीं, घर क्यों? में एक्सरे मशीन नहीं रख सकता। नहीं रख सकता? इसके लिए जो ARB होता है उसे अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये रेडिएशन रहता है ना, इसीलिए उसे अप्रूवल लेना पड़ता है, रेडिएशन सेफ्टी और उसके जो रेडिएशंस के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना रहता और है। या फिर कोई एक्सरे खुद चलाना चाह रहा हो या चलाता है तो उसके लिए? एक्सरे, उसके लिए आपके पास उस चीज़ का डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। अच्छा सर ये बताइए, जब आपने पहली बार एक्सरे मशीन चलाई थी, क्या क्या आपको डर लगा था कि एक्साइटमेंट थी एकदम? नहीं, एक्साइटमेंट थी। बहुत ज़्यादा? हाँ, अच्छा। एक्साइटमेंट थी, क्योंकि पहली बार उससे इंटरेक्ट हुआ था इसीलिए। अच्छा अच्छा, पहली बार जब किसी का एक्सरे किया था तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? वो कह सकते हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंटरेस्ट था इस फील्ड में जाने के लिए हमको, इसीलिए वो कह सकते हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसके। ठीक है सर, ये अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि अगर कोई बच्चा रेडियोग्राफर करना चाहता है या फिर वो एक एक्सरे टेक्नीशियन बनना चाहता है तो आप उसको क्या, इन स्टूडेंट को क्या सलाह देंगे? उनके लिए बस यही है कि ये कोई
ये इसको कोई छोटा कोर्स ना समझें, इसमें आगे करियर बहुत अच्छा करियर है कह सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी इस फील्ड में जाके डॉक्टर्स की या फिर जो सर्जन्स होता है उनकी कह सकते हैं आंखें बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इसी चीज़ को देख करके फिर आगे वो सर्जरी करता है। तो आपको वो उनसे कम ना समझिए, अपने आप को उनके बराबर समझिए, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इमेज लेके वो चीज़ वहाँ तक भेजते हैं तो उसी को देख करके डॉक्टर फिर आगे सर्जरी या फिर कोई ट्रीटमेंट प्रेफर करता है, मतलब उसके बेसिस डिपेंड पे। से सारा इन पे होता है। तो अगर देखा जाए तो आपको इसमें सबसे पहले आपकी स्किल्स, इसके बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, तब आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इंटरेस्ट होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट आप ले रहे हैं इस चीज़ में, सीखने की कला होनी चाहिए, कितना सीख रहे हैं, पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन कैसा आपका है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको और अच्छे से मतलब कह सकते हैं पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सर ने जो जो सलाह दी है वो लोगों तक पहुंची होंगी। सर आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इस फील्ड को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सर ने सब कुछ इस फील्ड के बारे में बताया, सारी जानकारी बताई, इसमें क्या क्या स्कोप है, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट तक सारे फील्ड आप ऑप्शन है आपके पास इस करियर में, आप ग्रोथ भी है, आप इसमें अच्छा खासा करियर बना सकते हैं और एक डॉक्टर के मुकाबले ही आपकी पोजीशन भी रहेगी, वो इज्जत। और जो लोगों के मन में होता है कि एक टेक्नीशियन की इज्जत नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी अच्छी खासी पोजीशन पे रहेगी, अच्छा खासा आपका नाम होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारी जितने भी लोगों के मन में ये डाउट होंगे या फिर सिटी स्कैन या टेक्नीशियन के बारे में जो भी सवाल होंगे, इस वीडियो के माध्यम से वो सवाल के जवाब मिल चुके होंगे। तो ऐसे हमारे साथ अगले एपिसोड में बने रहिएगा।